गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का। चैप्टर 16 वाटर ए प्रीशियस रिसोर्स। हमने चैप्टर 15 तक हमारे क्वेश्चन आंसर्स एक्टिविटीज़ सब कंप्लीट कर ली हैं। चैप्टर 15 लाइट तक ये नया चैप्टर है हमारा। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स प्रेजेंट इन एबंडेंस ऑन आवर प्लानट। अब वाटर क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है जो भारी मात्रा में हमारे प्लानट पे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। हम जानते हैं हमारी जो अर्थ है 97% उसमें अंदर वाटर है और जो फर्दर 2% है वो जो बाकी का 3% है वो लैंड है। हाउएवर वी स्टिल फाइंड अवरसेल्फ फेसिंग ए वाटर क्राइसिस। हमारा जो प्लैनेट है अर्थ प्लैनेट वो एक वाटर प्लैनेट है, वाटर प्लैनेट। उसके बाद भी हमें वाटर क्राइसिस को फेस करना पड़ता है। वाई? लुकिंग एट द फॉलोइंग पाई चार्ट दैट रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अब ऐसा क्यों होता है तो उसके लिए हम एक पाई चार्ट देख लेते हैं, फिगर 16.1, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है अर्थ में वाटर का। देखिए इस पाई चार्ट में क्या कह रहा है, 97% ओशन एंड सीज। ये जो पूरा 100% जो हमने पानी जितना भी प्रेजेंट है हमारी अर्थ पर उसका हमने 97% तो ओशन और सीज में ही है। 2% पानी ग्लेशियर और आइस के फॉर्म में कन्वर्टेड है। सिर्फ 1% पानी ही फ्रेश वाटर हमें अवेलेबल है। ऑल ऑफ द वाटर परसेंट ऑन अर्थ। अब जितना भी पानी अर्थ पर प्रेजेंट है उसका 97% ऑफ इट इज़ प्रेजेंट इन सीज एंड ओशन विच इज़ सॉल्टी एंड नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। सी वाटर, ओशन वाटर सॉल्टी होता है और वो हमारे ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं होता, हम उसे पी नहीं सकते। ए फर्दर 2% इज़ लॉक्ड अप एज आइस इन ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। 2% एज ए आइस इन ग्लेशियर्स में आइस के फॉर्म में है, आइस कैप्स के फॉर्म में। दिस लीव्स अस विथ ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर फॉर अस। और अब क्या बचा हमारे पास? रिमेनिंग 1% फ्रेश वाटर बचा जिसे हम हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। वी मस्ट यूज़ वाटर वेरी केयरफुली टू एंश्योर इट्स अवेलेबिलिटी इन द फ्यूचर। हमें पानी का इस्तेमाल केयरफुली करना चाहिए ताकि हम उसकी अवेलेबिलिटी फ्यूचर तक रख सकें। फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर एग्जिस्ट इन नेचर इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट्स। अब जो पानी है हमारे नेचर में 3 स्टेट्स में, 3 फिजिकल स्टेट्स में प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है। सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। पहला है सॉलिड फॉर्म जो आइस होती है, बर्फ़ होती है, ये सॉलिड फॉर्म में है। गैसेस, लिक्विड फॉर्म जो पानी अवेलेबल है ओशन सीज में, हमारे रिवर्स में। और गैसेस स्टेट। गैसेस क्या होती हैं? इन ओशन सीज और जितनी भी वाटर बॉडीज़ हमारी अर्थ पर प्रेजेंट हैं, एवापोरेशन होता है सन की रेस की वजह से उनमें पानी एवापोरेट बन के वाटर वेपर बन जाता है। वही क्या बनता है? गैसेस स्टेट हो गई वाटर की। सो दीज 3 स्टेट्स आर रिवर्सिबल। और ये तीनों स्टेट रिवर्सिबल होती हैं। हम हमारी प्रीवियस क्लासेस में, चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। कंडेंसेशन, एवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, पर्सिपिटेशन, ये सब पढ़ चुके हैं। तो ये तीनों ही जो फॉर्म्स हैं वाटर की ये रिवर्सिबल हैं। हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में और गैस को लिक्विड में कर सकते हैं। और हमने इन कन्वर्जन के बेसिस पर एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म की हैं हमारी प्रीवियस क्लासेस में। Because all 3 states exist in the temperature range of 0 degree Celsius to 100 degree Celsius। अब ये जो 3 स्टेट्स प्रेजेंट हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे नेचर में, ये किस रेंज, टेम्परेचर रेंज क्या है इनमें जिसमें ये एग्जिस्ट करती हैं? 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक। 0 डिग्री पे बर्फ़ बन जाता है पानी और 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होने लगता है और गैस में कन्वर्ट होने लगता है। First, solid state of water is present in the form of glaciers, icebergs, snow, hail and frost। अब ये इन 4 जो नाम आए हैं यहाँ 5, इसमें सॉलिड स्टेट प्रेजेंट है पानी की। ग्लेशियर्स होते हैं बड़े बड़े, आइसबर्ग्स होते हैं जो एटलांटिक ओशंस में, जो ओशंस वगैरह में बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े, छोटे छोटे हिल्स जैसे, तो उन्हें हम आइसबर्ग्स कहते हैं जो पानी में प्रेजेंट होते हैं। ग्लेशियर्स आप जानते हैं, स्नो, हेल एंड फ्रॉस्ट। Liquid state of water is present in water bodies such as rivers, lakes, oceans and seas. It is also present in the atmosphere as water droplets in clouds। अब लिक्विड फॉर्म में पानी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? रिवर्स में, ओशन सीज में, और कुछ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बादलों के अंदर। गैशियस स्टेट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट एज वाटर वेपर, फॉग एंड स्टीम। गैशियस स्टेट में आते हैं वाटर वेपर आता है, फॉग आता है, आपका कोहरा, स्टीम आता है, एंड सो ऑन। वाटर साइकिल। द कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। हमने मैंने प्रीवियस अभी आपको पढ़ाया कि वाटर की 3 फॉर्म्स होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं।
मैंने बताया सन के अंदर जो सन रेज पड़ती हैं ओशन सीज में, वो पानी को भाप में चेंज कर देती हैं, ठीक है, वो क्लाउड बन जाते हैं, क्लाउड पानी बरसाते हैं। तो ये क्या हुआ, एक साइकिल चल गई, चेन चल गई, इसे ही हम वाटर साइकिल बोलेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो जो वर्ड आता है ये वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। वाटर साइकिल हेल्प्स टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस। अब अर्थ के सरफेस पे जो हमारा फ्रेश वाटर है, जो वाटर हमारे लिए अवेलेबल है, जिसे हम हमारी डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं, उस वाटर के अमाउंट को रेगुलेट करने में वाटर साइकिल हेल्प करती है। वाटर इज़ रिसाइकल्ड बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस थ्रू 4 मेन फिजिकल प्रोसेस: एवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। देखिए ये जो पानी रिसाइकिल हो रहा है अर्थ एटमॉस्फेयर और अर्थ के सरफेस के बीच में, ये 4 मेन फिजिकल प्रोसेसेस से होकर गुजरता है। पहला है एवापोरेशन, दूसरा ट्रांसपिरेशन, थर्ड कंडेंसेशन एंड फोर्थ प्रेसिपिटेशन। एवापोरेशन आप जानते हैं, ये पानी का भाप में बदलना। सनरेज क्या करती हैं, वाटर की जो लेयर्स होती हैं जो ऊपर सन के कांटेक्ट में आती हैं, उससे पानी एवापोरेट होके वाटर वेपर बनता है और क्लाउड्स बन जाते हैं हवा में जाके। अब यही क्लाउड्स में जब ज़्यादा वाटर वेपर कलेक्ट हो जाता है तो वो उतना उसको होल्ड नहीं कर सकता अपने अंदर, तो वो प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन के थ्रू क्या होता है, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के थ्रू पानी बनकर ज़मीन पर आ जाता है। ठीक है, वही पानी क्या होता है, भाप से पानी बना, पानी वापस आपके रिवर्स में, लेक्स में, इनमें आ गया। ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में होता है स्टोमेटा के थ्रू, जो वाटर वेपर या वाटर रिलीज़ किया जाता है स्टोमेटा में, लीव्स में प्रेजेंट होती हैं स्टोमेटा, उसकी लीव्स के इनर सरफेस पर, वो ट्रांसपिरेशन होता है। सोर्स ऑफ वाटर, कंडेंसेशन, लिक्विड का सॉलिड में, गैसेस में कन्वर्ट करना कंडेंसेशन होता है। सोर्सेज ऑफ वाटर, वी नो दैट ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अर्थ्स वाटर इज प्रेजेंट इन सीज एंड ओशंस। हम ये बात जानते हैं कि पानी जितना भी अर्थ में जो मेजॉरिटी में जो प्रेजेंट है वो सीज और ओशंस में प्रेजेंट है हमारी अर्थ पर, विच इज़ सॉल्टी एंड देयरफॉर अनयूजेबल। जो सॉल्टी है, नमकीन है, खारा पानी है, इसलिए हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वाटर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट एज आइस इन ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस कैप्स। देखिए जो हमारे पोलर रीजन्स हैं नॉर्थ पोल साउथ पर, वहाँ पे आइस कैप्स में प्रेजेंट है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है एज आइस इन ग्लेशियर्स, विच इज़ लॉक्ड अप एंड कैन नॉट बी यूज अनलेस मेल्टेड। जो कि लॉक्ड है, गैस फॉर्म में लॉक्ड है, और जब तक उसे हम पिघला नहीं देते पानी के फॉर्म में, उसका क्या नहीं कर देते, तब तक क्या नहीं हो सकता, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते पानी को। आइस को कैसे यूज़ करोगे, उसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मेल्ट। Therefore there is only 2 available sources of fresh water on earth। इसलिए अब हमारे पास सिर्फ 2 ही सोर्स बच गए हैं जिसमें फ्रेश वाटर अवेलेबल है अर्थ पर, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर और सबसॉइल वाटर। एक तो सरफेस वाटर है और दूसरा ग्राउंड वाटर और सबसॉइल वाटर, यानी अंडरग्राउंड वाटर जो हम हैंडपम्प से लेते हैं, कुएँ बना के खोद कर अंडरग्राउंड वाटर हम यूज़ में लेते हैं, तो ये अंडरग्राउंड वाटर है। और सरफेस वाटर आपकी लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स। सरफेस वाटर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सरफेस वाटर। सरफेस वाटर क्या होता है, जो अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है वाटर बॉडीज, उन्हें हम सरफेस वाटर कहेंगे। वाटर प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स आर ऑल सरफेस वाटर। ये सब क्या है, सरफेस वाटर के एग्जाम्पल्स हैं। दिस वाटर इज रिप्लेनिश्ड बाय प्रेसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ रेन और स्नो एंड बाय द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। अब ये वाटर रिप्लेनिश होता रहता है बार बार, इसकी रिसाइकलिंग होती रहती है बाय प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्नो और रेन, बर्फ गिरती है, पानी बरसता है, क्या होता है, वाटर वेपर, उसमें डस्ट पार्टिकल के, और जो हमारा वाटर वेपर है डस्ट पार्टिकल के कांटेक्ट में आने के लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, इसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जो पानी बन के ज़मीन पर आता है, रेनफॉल, ये क्या होता है, प्रेसिपिटेशन। एंड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, आइस ग्लेशियर्स होते हैं, वो पिघल के क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। जो हिली एरियाज़ में से नदियाँ गिरती हैं वो ज़्यादातर ग्लेशियर से ही पानी लेती हैं। ग्राउंड वाटर प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर्स क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर्स होते हैं, ज़मीन की सतह के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, हम उसे ग्राउंड वाटर बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज एक्वीफर, इसका दूसरा नाम एक्वीफर भी है। दिस वाटर इज रिप्लेनिश्ड बाय रेन विच परकोलेट्स थ्रू द पोरस लेयर ऑफ द सॉइल एंड कलेक्ट्स अंडरग्राउंड। अब ये कैसे होता है, कलेक्ट ग्राउंड वाटर, बारिश आती है आपके ग्राउंड सरफेस पर, अर्थ पर जब पानी बरसता है तो सारी जगह पे पानी बरसता है, ग्राउंड्स पर, रिवर्स पर, लेक्स पर। तो जो अर्थ की जो लेयर होती है, टॉप मोस्ट लेयर, वो पोरस होती है,
उसके अंदर क्या होता है, पानी रिसता है, पर्कुलेट होता है। पर्कुलेट का मतलब रिसना अंदर की तरफ। तो रिसते रिसते वो एक जगह जाकर कलेक्ट हो जाता है हमारी ग्राउंड अंडरग्राउंड सरफेस में, अर्थ के अंडरग्राउंड कलेक्ट हो जाता है। वही क्या बनाता है, ग्राउंड वाटर बनाता है, जिसे हम एक्वीफर बोलते हैं। द टॉप लेवल ऑफ दिस अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड द वाटर टेबल। और जो टॉप लेवल है इस अंडरग्राउंड वाटर की, हम उसे वाटर टेबल कहते हैं। समटाइम्स वाटर फ्लोज आउट ऑफ द ग्राउंड टू द सर्फेस टू फॉर्म नेचुरल स्प्रिंग्स। कई बार क्या होता है, वाटर फ्लोज फ्रॉम द ग्राउंड टू द सर्फेस, ग्राउंड से सरफेस की तरफ पानी आना लगता है टू फॉर्म नेचुरल स्प्रिंग्स, नेचुरल स्प्रिंग्स के फॉर्म में। अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ड्राउन आउट बाय ड्रिलिंग वेल्स। हम कैसे निकाल सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर को, उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, कुएं खोद कर या हैंडपम्प्स लगाकर। वाटर प्रेजेंट इन नेचुरल स्प्रिंग्स कंटेन मैनी नेचुरल मिनरल्स। अब जो स्प्रिंग वाटर होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर नेचुरल प्रोसेस से नेचुरली क्या होता है, बाहर की तरफ निकलने लगता है, तो उसके अंदर कुछ नेचुरल मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। दिस वाटर इज़ बॉटल्ड एंड सोल्ड एट हाई प्राइसेस। और ये जो नेचुरल स्प्रिंग वाटर्स होते हैं, इसे बॉटल्ड अप कर लिया जाता है, बॉटल्स में भर के सोल्ड किया जाता है हाई प्राइसेस में। यूजेस ऑफ वाटर इन इंडिया, वाटर इज़ मेनली यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। हम इंडिया के अंदर पानी का सबसे ज़्यादा यूज़ एग्रीकल्चर फील्ड में होता है, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है हमारा इंडिया। डोमेस्टिक यूज़ होते हैं और इंडस्ट्रियल यूज़ होते हैं। इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग में पानी का काम में लिया जाता है। जो भी आप बना रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उसको वॉश करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर। इन इंडिया 90% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। हमारे इंडिया में, भारत में, प्यारे भारत में 90% फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। स्पेसिफिकली इरिगेशन, सिंचाई के लिए खासकर। एज द मानसून्स इन अवर कंट्री आर हाईली अनप्रेडिक्टेबल। हमारे देश में क्या है, मानसून है वो अनप्रेडिक्टेबल है, यानी हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि अगर इस साल अच्छी बारिश हुई है तो क्या अगले साल भी अच्छी बारिश होगी। इरिगेशन मेथड्स सच एज ट्यूब वेल्स एंड कैनल प्रोवाइड वाटर फॉर कल्टीवेशन। इसलिए हमने क्या तरीका निकाला सिंचाई के लिए हमारी खेतों की, इरिगेशन मेथड सच एज ट्यूब वेल्स बनाए, कैनल्स बनाई। हमारे राजस्थान में इधर भी है एक इंदिरा गांधी कैनल। प्रोवाइड वाटर फॉर कल्टीवेशन, ये क्या करती है, कल्टीवेशन के लिए पानी प्रोवाइड करवाती हैं। येट देयर आर प्लेसेस इन आवर कंट्री दैट डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर। लेकिन फिर भी ये सब मेथड्स निकालने के बाद भी हमारे देश में ऐसे कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर सरफेस वाटर अवेलेबल भी नहीं है, और हम उसे कैसे उस प्लेसेस तक पहुँचाएँ, इसका अभी तक कोई मेथड भी नहीं निकला है। इन सच प्लेसेस द ओनली सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स इज रेन। और ऐसे प्लेसेस पे सिर्फ बारिश ही है जो पानी फसलों को पानी पहुंचाती है। लेस और नो रेनफॉल कैन लीड टू डिक्रीज्ड और नो यील्ड। अब देखिए, अगर वहाँ बारिश नहीं होगी या कम बारिश होगी तो फसलों में उपज भी नहीं होगी, फसलें ख़राब हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। इरिगेशन जो हमारा एग्रीकल्चर है, उस एरिया में जहाँ पानी अवेलेबल नहीं है और उसको पानी पहुँचाने का कोई अभी तक माध्यम भी नहीं सोचा गया है, नहीं निकला है, तो वहाँ पे क्या होगा, फसलें सारी डैमेज हो जाएंगी। डोमेस्टिक यूज़, वाटर इज़ रिक्वायर्ड डोमेस्टिकली फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिशेज, वाटरिंग प्लांट्स एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। डोमेस्टिकली देखिए ये सारे पर्पस बताए गए हैं। पानी पीने के काम आता है, खाना बनाना, नहाना, कपड़े वगैरह धोना, डिशेस धोना, पेड़ों को पानी डालना, और जब हम वेस्ट का डिस्पोजल करते हैं तब भी वाटर काम में लिया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर दैट इज़ सप्लाइड टू होम्स कम्स फ्रॉम वाटर बॉडीज़। अब हमारे घरों में जो भी पानी सप्लाई किया जाता है वो ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ से आता है, सच एज रिवर्स एंड लेक्स, थ्रू द म्यूनिसिपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इज़ ड्रॉन फ्रॉम अंडरग्राउंड थ्रू मोटर ड्राइवन ट्यूबवेल। अब हमारे पास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो पानी प्रोवाइड करवाते हैं, और इज़ ड्रॉन फ्रॉम अंडरग्राउंड या अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, ये रिवर और लेक्स तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये सब हैंडल करती है कि अंडरग्राउंड वाटर हमें कैसे निकालना है, रिवर लेक से हमें घरों तक पानी कैसे पहुंचाना है। थ्रू मोटर ड्राइवन ट्यूबवेल, मोटर से चलते हैं ट्यूबवेल, उनकी हेल्प से। बिफोर इट रीचेज अवर होम, वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज ट्रीटेड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। अब बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं, तो हमारे घरों से तक पानी पहुंचाने से पहले ये पानी इन ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है, वहाँ इसका प्यूरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद ये हमारे घरों पर अवेलेबल होता है, किया जाता है। देयर आर ऑल्सो प्लेसेस इन इंडिया दैट
डू नॉट हैव ए प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर। इसके बावजूद भी हमारे इंडिया में ऐसे कई ऐसे प्लेसेस हैं, कुछ विलेज एरियाज़ हैं जो बहुत छोटे छोटे विलेजेस हैं जो दूर इलाकों में प्रेजेंट हैं, शहरों से दूर प्रेजेंट है, वहाँ ऐसे कोई भी प्रॉपर सप्लाई नहीं है पानी की। इन सच प्लेसेस वेयर वाटर बॉडीज ड्राई आउट इन समर्स, वुमेन फॉल्क वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज एवरी डे टू गेट वाटर फॉर देयर होम्स। अब ऐसे प्लेसेस पे जहाँ वाटर बॉडीज़ गर्मियों में ड्राई अप हो जाती हैं, सूख जाती हैं, तो वहाँ की जो औरतें होती हैं, उन इलाकों की जो औरतें होती हैं, वही लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं रोज़ाना पानी लाने के लिए। जहाँ दूर इलाकों में पानी प्रेजेंट है और उन इलाकों से दूर उनके घर बने हैं, तो वो बाय फुट जाती हैं, वहाँ पानी लेकर आती हैं वहाँ से। उन्हें लंबी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती हैं अपने डेली यूजेज के लिए पानी का। ड्यू टू एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन द डिमांड ऑन वाटर हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। अब देखिए जैसे रोज़ पानी की ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है डे बाय डे, तो पानी का जो डिमांड है वो भी बढ़ रहा है इस पॉपुलेशन की नीड्स को कवर करने के लिए। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूज़। Water is also required commercially in places such as offices, schools, markets and hospitals। अब देखिए कमर्शियली भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है, सच एज ऑफिस में, स्कूल्स में, मार्केट्स में, हॉस्पिटल्स में। फायर फाइटिंग ऑल्सो रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर ऑन ए डेली बेसिस। अब फायर फाइटर्स जो होते हैं, आग बुझाने के, हमारे यहाँ पे फायर फाइटर्स होते हैं, आपके शहरों में या गाँव में कहीं आग लग जाए तो वहाँ फायर फाइटर्स जाते हैं, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं उनके पास पानी का, उससे वो पाइप से क्या करते हैं, आग पर पानी पोर अप करते हैं, तो उन्हें भी पानी की ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है। सेवरल इंडस्ट्रीज़ रिक्वायर वाटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस प्रोडक्ट्स। अब बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को भी पानी चाहिए होता है अपने प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ सच एज वॉशिंग, डाइल्यूटिंग, कूलिंग और ट्रांसपोर्टिंग रिक्वायर्स वाटर। और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं सच एज वाटर, डाइल्यूटिंग, कूलिंग, इन सब को भी क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। डाइल्यूटिंग का मतलब अगर वो कोई केमिकल कुछ भी बना रहे हैं, उसको डाइल्यूट करना है, पतला करना है, तो उसके लिए उन्हें वाटर की ज़रूरत है। कूलिंग के लिए, कूलिंग पर्पस के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में कूलेंट लगते हैं, उसके अंदर कोल्ड वाटर रन करवाया जाता है, पानी को रन करवाया जाता है। ये कूलेंट सिस्टम हमारी कार की बैटरीज में भी प्रेजेंट होता है, हम हमारी कार जीप्स की बैटरीज में भी पानी डालते हैं। और ट्रांसपोर्टिंग रिक्वायर्स वाटर। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर वाटर ओवर द ईयर्स। अब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही हैं, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा मात्रा में बन रही हैं, तो उनके लिए उनको भी क्या चाहिए, पानी चाहिए। क्यों चाहिए भाई, सच इज़ वॉशिंग, अपने जो भी ऑब्जेक्ट्स उन्होंने बनाए हैं, मैन्युफैक्चर किए हैं, उन सबको धोने के लिए, कूलिंग पर्पस एंड सो ऑन। फिल इन द ब्लैंक्स। वाटर प्रेजेंट इन सीज एंड ओशंस इज सॉल्टी एंड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर अस। द कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। A majority of fresh water is used in India for agriculture use. Aquifers refer to groundwater. True false। ग्लेशियर्स एंड फ्रॉस्ट आर गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर। फॉल्स, यहाँ सॉलिड फॉर्म है ये। वाटर टेबल इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर। ये ट्रू है। वाटर टेबल क्या है, टॉप मोस्ट लेयर है ग्राउंड वाटर की। नेचुरल स्प्रिंग्स आर फॉर्म वेयर वाटर फ्लोज आउट ऑफ द ग्राउंड। ट्रू। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन द वाटर डिमांड। ट्रू। द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर आर इरिवर्सिबल। फॉल्स, ये रिवर्सिबल हैं। इरिवर्सिबल का मतलब होता है हम इसको चेंज नहीं कर सकते इन फॉर्म्स को, जबकि हम इन पानी की स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया। अब जो नेचुरली डिस्ट्रीब्यूट है पानी हमारे देश में, अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। रिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट है, स्मॉल रिवर्स होती हैं, लार्ज रिवर्स होती हैं, ये हम देखेंगे। India relies heavily on monsoons because fresh water sources such as rivers, lakes and even groundwater are replenished by rain। देखिए हमारे इंडिया है वो मानसून रेन्स पर रिलाई करता है, डिपेंड करता है फ्रेश वाटर के लिए, क्योंकि बाय रेन, विद द हेल्प ऑफ रेन वाटर ही है जो वाटर साइकिल को बैलेंस करता है। हमारे यहाँ फ्रेश वाटर किससे प्रोवाइड किया जाता है, बाय रेन से, सच एज रिवर, लेक्स और एंड इवन ग्राउंड वाटर पर्कुलेशन से होता है। जो पानी बारिश बरसती है, पोरस लेयर जो हमारी सॉइल की पोरस लेयर है, उसमें रिश्ते रिश्ते पर्कुलेट होते होते ग्राउंड में वाटर कलेक्ट हो जाता है, जिसे हम एक्वीफर या ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री डिपेंड्स अपॉन टाइमली एंड अप्रोप्राइट ऑनसेट ऑफ मानसून्स। अब देखिए हमारे देश में जितनी भी खेती होती है वो 70%, उस खेती का 70% मानसून पर डिपेंड करता है,
The monsoons arrives in most parts of the country between June and October, except for Tamil Nadu, which receives more than half of its rain from October to November. अब देखिए हमारे पूरे कंट्री में मानसून कब आता है? इन बिटवीन जून एंड अक्टूबर, जून और अक्टूबर के महीने के बीच में, जून से अक्टूबर में, एक्सेप्ट तमिलनाडु, तमिलनाडु के लिए एक्सेप्ट है, विच रिसीव्स मोर देन हाफ ऑफ इट्स रेन फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर। यहाँ एक्सेप्शनल है हमारा तमिलनाडु, जहाँ मानसून कब आता है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में। However, a large percentage of the rainwater evaporates into the atmosphere or gets absorbed into the ground, and only around 50% of it flows into the water bodies. अब जो रेन वाटर की जो लार्ज परसेंटेज है वो तो एवापोरेट हो जाती है एटमॉस्फेयर में, और बाकी की अंडरग्राउंड एब्जॉर्ब कर ली जाती है, ग्राउंड में परकोलेट हो जाती है, और ओनली 50% ऑफ इट फ्लोज इन टू द वाटर बॉडीज़, और सिर्फ 50% ही पानी रेन वाटर का वाटर बॉडीज़ में फ्लो आउट करता है। बाकी रिमेनिंग वाटर जो है या तो वो अंडरग्राउंड वाटर में सेव हो जाएगा, हमारी जो अर्थ सरफेस है, ऊपर की सरफेस जिस पर हम अभी प्रेजेंट हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती है पानी को, वो अंडरग्राउंड चला जाता है, और बाकी एटमॉस्फेयर में एवापोरेट हो जाता है। इंडिया हैज़ ए लार्ज नेटवर्क ऑफ रिवर्स, इंडिया में एक रिवर्स का बड़ा नेटवर्क प्रेजेंट है। इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर द 3 मेजर रिवर्स इन द नॉर्थ which originate from the Himalayas and provide water to almost the whole of North India. यहाँ 3 रिवर्स के नाम मेंशन किए गए हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये 3 मेजर रिवर है नॉर्थ साइड में, नॉर्थ डायरेक्शन में हमारी इंडिया की, जो हिमालय से निकलती हैं और क्या करती हैं, जो नदर्न इंडिया है, जो नॉर्थ इंडिया में जितने भी स्टेट्स आते हैं उसकी मेजॉरिटी को इन 3 रिवर से ही पानी मिलता है। ऑलमोस्ट द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया। Other rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri provide water to the southern part of the country. ये 4 rivers के नाम दिए गए हैं, महानदी है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये साउथ पार्ट को पानी पहुंचाती हैं, ये सदर्न इंडिया में प्रेजेंट है। तो वहाँ के जो लोग होंगे, वहाँ के स्टेट्स इन रिवर से फ़ायदा लेते हैं, इनका यूज़ करते हैं। वाटर लेवल इन दीज रिवर्स राइजेस सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग मानसून्स। अब जो पानी का लेवल है मानसून के वक्त क्या होता है, राइज अप हो जाता है इन रिवर्स के अंदर, विच ऑफ्टन लीड टू फ्लड्स, जिसकी वजह से ज़्यादातर बाढ़ का खतरा रहता है और बाढ़ आ जाती है। हाउएवर ड्यूरिंग ड्राई मानसून, ड्राई सीजन, द वाटर लेवल्स गो डाउन सिग्निफिकेंटली। लेकिन ड्राई सीजन जो समर सीजन होता है उसमें इसका अपोजिट होता है, वाटर लेवल्स कम हो जाता है, एंड स्मॉल ट्रिब्यूटरीज एंड स्ट्रीम्स कम्प्लीटली ड्राई आउट्स। अब जो छोटी छोटी इनकी सहायक नदियाँ होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं, वो सूख जाती हैं जो इन नदियों से निकलती हैं। Dams have been constructed over a number of Indian rivers to ensure continuous supply of water throughout the year as well as to avoid floods. अब हम इन परेशानियों से, देखिए एक ही नदी में 2 तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, मानसून सीजन में तो फ्लड आ रही है और समर सीजन में ये सूख जाती हैं। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने डैम्स बनाए नदियों पर, जिसकी वजह से हम पानी का स्टोरेज कर सकें, और जब समर सीजन में नदियाँ सूख जाती हैं तब हम इसे नीडी पीपल्स को अवेलेबल करवा सकें, और जब मानसून सीज़न आता है तो ये डैम्स फ्लड्स को रोक सकें। ग्राउंड वाटर इज़ ऑल्सो ए मेजर सोर्स ऑफ वाटर इन प्लेन्स। अब ग्राउंड वाटर जो प्लेन एरियाज़ है हमारे इंडिया में, वहाँ ग्राउंड वाटर इज मेजर सोर्स है पानी के लिए, फ्रेश वाटर के लिए, सच इज़ गैंगेटिक प्लेन्स एज वेल एज सर्टेन कोस्टल एरियाज़। गैंगेटिक प्लेन वो एरिया जहाँ पे गंगा नदी बहती है, उस पूरे एरिया को हम गैंगेटिक प्लेन बोलेंगे। नदर्न एरिया जिसके अंदर उत्तर प्रदेश आता है हमारा, थोड़ा हरियाणा, बिहार, झारखंड का बाउंड्री आती है, वेस्ट बंगाल आता है। ऑन द अदर हैंड और कुछ कोस्टल एरियाज़ भी हैं। पेनिनसुलर इंडिया ऑन द अदर हैंड हैज़ ए हार्ड रॉकी सर्फेस दैट डज नॉट अलाउ इफेक्टिव पर्कुलेशन ऑफ वाटर। अब हमारा पेनिनसुलर इंडिया जो है, अब पेनिनसुला किससे कहते हैं, यहाँ एक वर्ड आया है, पेनिनसुला उस एरिया को कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से कवर हो। ये आप इंडिया का मैप देखिए, यहाँ पे सदर्न इंडिया दे रखा है, साउथ इंडिया दे रखा है, यहाँ गुजरात का भी एक थोड़ा सा पार्ट दिया गया है, इसके नीचे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, केरल, ये सब आया है। तो ये साउथ इंडिया है। तो ये पूरे स्टेट जो है सदर्न इंडिया है, ये पूरा एक पेनिनसुलर पार्ट है। पेनिनसुलर क्यों है, मैंने बताया पेनिनसुला क्या होता है, जो 3 पार्ट से वाटर बॉडी से कवर हो। देखिए इसके तीनों पार्ट्स पर ओशन प्रेजेंट है, सीज प्रेजेंट है। यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ इंडियन ओशन है नीचे की तरफ, केरला तमिलनाडु के सदर्न पार्ट पर,
तो ये तीन तरफ से पानी से कवर है, तो जो भी ऐसा लैंड मास तीन तरफ से पानी से कवर होता है हम उसे पेनिनसुला बोलते हैं, इसलिए हम सदर्न इंडिया को पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हैं। पेनिनसुलर इंडिया ऑन द अदर हैंड हैज़ ए हार्डी रॉकी सर्फेस। अब पेनिनसुलर इंडिया में क्या होता है, रॉक्स प्रेजेंट होते हैं अंडरग्राउंड, जो हमारी अपर सरफेस है अर्थ की, जहाँ हमारी बिल्डिंग्स और हम लोग प्रेजेंट है, उसके नीचे वाली सरफेस पे काफ़ी रॉक्स पाए जाते हैं जो पानी के पर्कोलेशन को, जो पानी रिसता हुआ अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है, उसको प्रिवेंट कर देते हैं, उसको अलाउ नहीं करते। ड्यू टू दिस रीज़न एक्वीफर्स इन दिस एरिया आर डिसकंटिन्यूस, और इसी की वजह से, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया में रॉक्स पाए जाते हैं, उसकी सरफेस बहुत हार्ड रॉकी सरफेस होती है जो पानी के पर्कोलेशन को रोक देती है, पानी के रिसाव को ज़मीन के अंदर, इसलिए वहाँ जो एक्वीफर्स होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर्स होते हैं, वो डिसकंटिन्यूस होते हैं। वहाँ पे कंटिन्यूस फॉर्म में आपको रेगुलर वे में नहीं मिल सकते। आप सोचें आपको पूरे ऑल ओवर ईयर आपको अंडरग्राउंड वाटर ऐसे एरियाज़ में मिलेगा, तो ऐसा वहाँ नहीं होता। दस दीज रीजन्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रिवर, इसलिए ये रीजन भी नदियों पर डिपेंड करते हैं, सच इज़ गोदावरी, कृष्ण एंड कावेरी फॉर वाटर। सच इज़ ये तीन रिवर्स हैं पानी के लिए, जो स्टेट्स में, जिन स्टेट्स में ये तीन रिवर्स बहती हैं या और भी सदर्न इंडिया में रिवर्स फ्लो करती हैं, तो ये जो स्टेट्स प्रेजेंट हैं पेनिनसुलर इंडिया में, ये रिवर्स पर डिपेंड करते हैं। माउंटेनियस रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑल्सो कैन नॉट इफेक्टिवली अब्जॉर्ब वाटर इनटू द ग्राउंड। अब माउंटेनियस रीजन है हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है, और हमारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी 7 स्टेट्स आते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे माउंटेन्स प्रेजेंट है, हिमालयाज प्रेजेंट है, इसलिए क्या होगा, माउंटेन्स की भी रॉकी सरफेस होती है जो क्या करती है, पर्कुलेशन को रोक देती है पानी के। बिकॉज द वाटर फ्लोज डाउन द माउंटेन स्लोप, इस वजह से क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब होने की जगह फ्लो डाउन करने लगता है माउंटेन स्लोप्स पर से। एक्वीफर्स इन दीज रीजन्स आर प्रेजेंट इन लो लाइंग एरिया सच एज वैलीज। अब एक्वीफर्स या अंडरग्राउंड वाटर्स जो होते हैं इन एरियाज़ में, वो सिर्फ लो लाइंग एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं, घाटियों में ही प्रेजेंट होते हैं। सच एज वैलीज का मतलब घाटी। पर्कोलेशन, वर्ड हेल्प, the process of a liquid slowly moving through a surface that has pores or spaces in it। पर्कोलेशन का मतलब होता है कोई भी लिक्विड अगर किसी सरफेस पे से अंदर की तरफ जा रहा हो, ऐसी सरफेस पे से जिसमें पोर्स और स्पेसेस प्रेजेंट हो। सॉइल के अंदर पोर्स और स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। सॉइल क्या होती है, ग्रेन्स, छोटे छोटे ग्रेन से मिलकर तो बनी होती है, वो उसमें स्पेस प्रेजेंट होता है, तो पानी ईजिली एब्जॉर्ब किया जा सकता है। Scarcity of water, scarcity of water. Fresh water is being used up at a faster rate than its replenishment। अब हमारे इंडिया में, इंडिया सेकंड पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया चाइना के बाद, इसलिए यहाँ पे बढ़ती आबादी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से पानी का भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है दैन इट्स रिप्लेनिशमेंट, लीडिंग टू वाटर स्कैरसिटी। इसलिए क्या होता है, पानी की स्कैरसिटी कमी हो जाती है। स्कैरसिटी ऑफ वाटर में बी डिफाइंड एज द लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर टू सेटिस्फाई नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स। अब हम स्कैरसिटी को कैसे मेंशन करेंगे, क्या है स्कैरसिटी ऑफ वाटर, लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर, जो पानी जिसका हमें इस्तेमाल करना होता है, जो हमारे काम में हमारा फ्रेश वाटर है, उसकी कमी, जिसे हम हमारे डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं, उस पानी की कमी होना। टू सेटिस्फाई नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स, जो हमारी ज़िंदगी के नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जांपल हमारी बाथिंग, ड्रिंकिंग, इन सब ये नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स में आते हैं, वॉशिंग, तो ऐसे नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी अगर हमें पानी अवेलेबल ना हो तो हम उस कंडीशन को स्कैरसिटी ऑफ वाटर कहेंगे। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैरसिटी ऑफ वाटर, अलग अलग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है पानी की कमी के लिए। फर्स्ट है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी। जैसे जैसे हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पानी की कमी होती जा रही है, क्योंकि पानी इंडिया में कहाँ से मिलता है, फ्रेश वाटर बाय रेनफॉल, मानसून से। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी, पानी का यूसेज बढ़ेगा, तो रिप्लेनिशमेंट तो कम हो जाएगा, उसका जो बैलेंस है वाटर साइकिल के थ्रू, उसके कंपैरिजन में क्या होगा, पानी का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वाटर स्कैरसिटी भी बढ़ जाएगी। बिकॉज इट हैज़ लेड टू अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन डिमांड फॉर वाटर फॉर एवरी इंडिविजुअल। बढ़ती हुई आबादी ने क्या किया, पानी की डिमांड को भी बढ़ा दिया फॉर एवरी इंडिविजुअल, हर पर्सन के लिए। सेकंड पॉइंट, अर्बनाइजेशन। द कन्वर्जन ऑफ लैंड इनटू अर्बन एरियाज हैज़ रिजल्टेड इन ओपन स्पेसेस।
सच एज फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। अब कन्वर्जन किसका कन्वर्जन? लैंड का इंटू अर्बन एरियाज। अर्बनाइजेशन का मतलब है जिस या तो खाली ज़मीन हो या अगर हम फॉरेस्ट प्रेजेंट है हमारे एरिया में और आबादी बढ़ रही है, हमें उनके लिए घर चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो खाली हमारी ज़मीन है, एग्रीकल्चर ग्रासलैंड ज़मीन है या फॉरेस्ट है, उनको काट के हटा के हम शहरीकरण कर देते हैं, बिल्डिंग्स बना देते हैं फॉर ह्यूमन बींग्स। इसने भी क्या कर दिया? such as forest and grasslands being converted into buildings and structures with cemented floors। अब cemented floors के बन गए वो एरियाज भी सारे। कंक्रीट एज यू नो डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर इनटू द ग्राउंड। अब कंक्रीट है, सीमेंट से, सीमेंट में तो फिर थोड़ा एब्जॉर्ब होता है, लेकिन कंक्रीट में पानी एब्जॉर्ब नहीं होता ग्राउंड में। दिस कॉजेज डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल बिकॉज रेन वाटर कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ग्राउंड। अब अर्बनाइजेशन की वजह से भी क्या हो रहा है, कंक्रीट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सीमेंटेड फ्लोर्स, टाइल्स के फ्लोर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, टाइल्स इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो वो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते ग्राउंड तक। इस वजह से हमें पानी की शॉर्टेज हो रही है, ग्राउंड वाटर की शॉर्टेज, एक्वीफर्स की शॉर्टेज। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज रिक्वायर वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ अलग अलग पर्पज़ से पानी का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें ज़रूरत होती है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ हैज़ रिजल्टेड इन मासिव इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ वाटर। अब जैसे इंडस्ट्रीज़ के नंबर बढ़ रहे हैं, डे बाय डे इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं। किसी इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ में आपके शूज़ मैन्युफैक्चर होते हैं, कई डेस्क टेबल्स वगैरह बनते हैं, कई ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कुछ फर्नीचर्स बनाती हैं। तो सारी ही इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, अपने अपने पर्पज़ पर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो उन्हें पानी की भी ज़रूरत अपने बेसिस पर है, इसलिए भी पानी की शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि रिप्लेनिशमेंट से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन, रूट्स ऑफ ट्रीज बाइंड सॉइल। अब पेड़ों की जड़ें सॉइल को पकड़ कर रखती हैं, विच इन टर्न होल्ड्स वाटर। पानी किस में एब्जॉर्ब होता है? सॉइल में एब्जॉर्ब होता है, जो पानी को होल्ड करके रखती है सॉइल। प्लांट्स ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेन वाटर बाय सॉइल। प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल में जो पानी का एब्जॉर्प्शन होता है रेन वाटर, उसको भी इंक्रीज़ करते हैं। ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेन वाटर बाय सॉइल, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम फ्लॉविंग अवे। अब ऐसा कैसे करेंगे? पानी की जड़ें, वो पेड़ों की जड़ें पानी को रोक लेती हैं, सॉइल को बाइंड करके रखती हैं। सॉइल में क्या होता है, पानी आन के उसमें होल्ड अप हो जाता है, आगे की तरफ बह नहीं पाता। जितनी देर पानी के अंदर प्रेजेंट होगा, सॉइल का में एब्जॉर्प्शन होगा, पानी सॉइल में होगा प्रेजेंट, तो एब्जॉर्प्शन भी होगा, पर्कुलेशन होगा। विथ लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, अब डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, पेड़ों की कटाई की जा रही है हमारी नीड्स की वजह से। फर्नीचर चाहिए, पेपर्स चाहिए, एग्रीकल्चरल के लिए जगह चाहिए, अर्बनाइजेशन के लिए बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए हमें लैंड्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई कर देते हैं, वहाँ हम हमारी ज़रूरत की चीज़ बसाने लगते हैं। रेन वाटर डज़ नॉट सीप इनटू द ग्राउंड, इस वजह से ग्राउंड के अंदर पानी नहीं रिस पाता, बारिश का पानी, एंड एज ए रिज़ल्ट फ्लोज इनटू द सी। और बजाय मतलब इसकी जगह क्या करता है, वो जो हमारे सीज़ हैं उनमें फ्लो कर जाता है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वी हैव लर्न प्लस पुट्स ए ग्रेट डिमांड ऑन वाटर। हमें पता है हमारे देश में 70% क्या है, 90% एग्रीकल्चर में आता है काम। पानी चाहिए, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है इंडिया, तो इसलिए वहाँ पे भी क्या ये ग्रेट डिमांड है पानी की। और मेजर पॉपुलस कंट्री भी है हमारा, पॉपुलेटेड कंट्री भी है, सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की, तो उनको भी क्या चाहिए, खाना चाहिए, सब्जियाँ चाहिए, पल्सेस चाहिए, तो ये कहाँ से आएंगी, इनके लिए पानी की ज़रूरत है। इसलिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में भी पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा है। व्हेन वाटर सोर्सेज ड्राई अप ड्यू टू इरेगुलर रेन्स, फार्मर्स रिलाई ऑन ग्राउंड वाटर फॉर वाटरिंग क्रॉप्स। जिन टाइम पर पानी रेन वाटर नहीं आता, मानसून अच्छे से नहीं आता जब, तो फार्मर्स किस पर डिपेंड करते हैं, ग्राउंड वाटर पर। और जब वाटर सोर्सेज ड्राई अप हो जाते हैं इरेगुलर रेन की वजह से, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है रेन मानसून का आना, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस साल अच्छे से बारिश हुई है तो नेक्स्ट ईयर भी अच्छे से होगी। इस वजह से फार्मर्स ज़्यादातर किस पर रिलाई करते हैं, ग्राउंड वाटर पर। दिस फर्दर लीड्स टू ए डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर। अब इस वजह से भी ग्राउंड वाटर में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ग्राउंड वाटर में कमी आ रही है। ह्यूमन इंटरफेरेंस, unrestrained human activities such as careless and excessive use of water for various purposes, general wastage of water and pollution of the existing water sources are further responsible for the scarcity of water। अब हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा पानी की कमी को
इफ़ेक्ट कर रही हैं हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। पानी क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है, हम गार्बेज डंप कर देते हैं हमारे रिजर्वियर्स में। आपने अक्सर देखा होगा लेक्स में, इनमें लोग जाते हैं स्पॉटिंग के लिए, वहाँ कूड़ा जो भी गंदगी है फेंक देते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्टेज है सारा नदियों में बहा दिया जाता है, सीज़ में बहा दिया जाता है। इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, नदियों में गंदा पानी डालने की वजह से वो पॉल्यूटेड हो रही हैं, कुंड में तालाबों में वो पॉल्यूट हो जाता है हमारा एग्जिस्टिंग वाटर सोर्सेज जो हैं। और एक्सेसिव यूज़ करना पानी का हमारे डे बाय डे पर्पस के लिए, ये भी क्या कर रहा है, वाटर स्कैर्सिटी को बढ़ा रहा है। द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड वेस्टेज डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज़ हैज़ लेड टू पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। अब अनट्रीटेड वेस्टेज जो होते हैं, जो गंदगी होती है, गार्बेज होता है जो पानी में डाल दिए जाते हैं, इसकी वजह से भी वाटर शॉर्टेज हो रही है। जो हमारे पास ऑलरेडी वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट है, फ्रेश वाटर बॉडीज़, उसमें क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है इन वजह से, इसलिए स्कार्सिटी डेवलप हो रही है पानी की। Conservation of water. Water was once considered an inexhaustible natural resource. This is in the current scenario, water is rapidly becoming scarce owing to the careless and uncontrolled use of water. अब देखिए, हम पहले पानी को inexhaustible natural resource में लाते थे, लेकिन अब करंट सीनैरियो, हमारे जो करंट सिचुएशन है वो ऐसी है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है केयरलेस तरीके से, अनकंट्रोल वे में। इसकी वजह से स्कैर्सिटी बढ़ रही है पानी की। वी नीड टू एक्टिवली कंजर्व वाटर इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट वी डू नॉट फेस ए सिचुएशन वेयर दिस ऑलमोस्ट नो फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ। हमें पानी का कंजर्वेशन करना चाहिए ताकि हम ऐसी सिचुएशन को फेस ना करें जब हमारी अर्थ पर फ्रेश वाटर बचे ही ना। सम वाटर सेविंग प्रैक्टिसेस आर डिस्कसिंग बिलो। अब यहाँ कुछ वाटर सेविंग प्रैक्टिसेस दी गई हैं। फ्रेश वाटर कैन बी कंजर्व बाय प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। अब फ्रेश वाटर को कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, बाय प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट हैं उनमें हम पॉल्यूशन ना करें, कोई गंदगी ना फेंकें, कोई वेस्ट मटेरियल ना फेंकें, या टॉक्सिक मटेरियल इंडस्ट्रीज से उसमें डाला ना जाए। वेस्टेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज एंड फ्रॉम कमर्शियल बिल्डिंग्स शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली। अभी जितने भी वेस्टेज घरों से, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से निकलते हैं उन्हें हमें वाटर ट्रीटमेंट में भेजना चाहिए, ट्रीटमेंट प्लांट्स में, बिफोर डिस्पोजिंग दैम, उनको डिस्पोज करने से पहले। वी शुड ऑल्सो अवॉइड थ्रोइंग सॉलिड वेस्टेज इनटू वाटर बॉडी। हमें कोई भी सॉलिड वेस्ट को पानी में नहीं फेंकना चाहिए। कोई भी वाटर बॉडी हमारे नियर बाय एरिया में प्रेजेंट है, जैसे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, इनमें हमें नहीं फेंकना चाहिए, उन्हें साफ़ रखना चाहिए। फैक्ट्रीज़ एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स शुड रेगुलेट द यूसेज ऑफ वाटर। फैक्ट्रीज़ और ऐसे भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम ज़्यादा होता है, वहाँ पे पानी का यूसेज को भी रेगुलेट करना चाहिए। वाटर कैन ऑल्सो भी रिसाइकल्ड फॉर वेरियस पर्पसेस विद इन फैक्ट्रीज़। वाटर को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। फैक्ट्रीज़ में जो अलग अलग पर्पस में पानी काम में लिया जाता है, उसमें ए ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर इज़ वेस्टेड ड्यूरिंग फ्लड्स। अब जब बाढ़ आती है तो ये बहुत बड़ी मात्रा में जो फ्रेश वाटर होता है वो वेस्ट हो जाता है। डैम्स, रिजर्वियर्स एंड एम्बैंकमेंट्स शुड बी बिल्ट अक्रॉस वाटर बॉडीज़। अब हमें डैम्स, रिजर्वियर्स, एम्बैंकमेंट मतलब नदी के आसपास हमें जो बैंक्स होते हैं रिवर्स के, उनको बनाना चाहिए अच्छे से, ताकि वाटर बॉडीज़ में जो पानी है वो फ्लो आउट ना करें, उसमें रिजर्व रहे। such as rivers and streams to control the flow of water and to store water for various purposes, जिससे पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकें, उन्हें स्टोर करके रख सकें हमारे अलग अलग ज़रूरतों के लिए। A large amount of water can be saved by improving method of irrigation। अब इरीगेशन के मेथड को इम्प्रूव करके भी हम पानी का बचा सकते हैं। हम लोग अक्सर विलेज साइड पे, कंट्री साइड्स में जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ इरीगेशन के लिए बड़े बड़े ट्यूबवेल्स होते हैं, उसमें कंटिन्यूस पानी बहता ही रहता है। वो कोई उसके अंदर ना उसमें टैप लगा होता, ना कोई मशीन होती उसे कंट्रोल करने की, एक बड़े बड़े ट्यूब्स होते हैं, उसमें से पानी बहता ही रहता है। तो इस वजह से एक बहुत ज़्यादा अमाउंट पानी का इरिगेशन में भी वेस्ट होता है। सेवरल मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स सच एज ड्रिप इरिगेशन वेयर वाटर इज़ सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द बेस ऑफ द प्लांट। अब देखिए, हमने कुछ नए इरिगेशन मेथड निकाले हैं, उनमें से एक है ड्रिप इरिगेशन। हमें ड्रिप्स लगती हैं, जो लोग बीमार हो जाते हैं उनको ड्रिप्स लगती हैं ग्लूकोज की इनकी, तो ऐसे ही ड्रिप्स में पानी भर के जो पानी का बेस है उसमें वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप सप्लाई करना। एंड स्प्रिंकलर इरीगेशन वेयर वाटर इज़ स्प्रिंकल्ड टाइमली ओवर क्रॉप्स। अब स्प्रिंकलर्स होते हैं हमारे पास घरों में, देखते हैं आप नॉर्मली एक बड़े बड़े यूटेंसिल्स होते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, पानी स्प्रिंकल फॉर्म में हम लोग
हमारे छोटे छोटे प्लांट्स में डालते हैं, तो इरिगेशन जो हम लोग फसलें हैं फार्मर्स को भी ऐसे स्प्रिंकल करना चाहिए। टाइमली ओवर क्रॉप्स टाइम टू टाइम should be implemented. Farmers should also avoid planting water intensive crops in water scarce area. अब फार्मर्स को ऐसे क्रॉप्स अवॉइड करने चाहिए जो ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे ऑलरेडी पानी की कमी हो वहाँ फार्मर्स को ऐसे क्रॉप्स लगाना अवॉइड करना चाहिए जहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो जिन्हें उगाने पर। Rainwater harvesting refers to the practice of collecting rainwater during the monsoon seasons on the roofs of the houses and storing it in underground tanks for later use during the rest of the year. अब rainwater harvesting है, हमारे पानी बरसता है, छतों पर पानी आता है, वो सारा पानी वेस्ट हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश वाटर होता है रेन में। तो हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक मेथड है जिसमें पाइप्स लगा दिए जाते हैं इन छतों पर और वो अंडरग्राउंड टैंक के अंदर रन करते हैं और सारा पानी उन पाइप से होते हुए टैंक्स में फिलअप हो जाता है। तो हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड इस्तेमाल करना चाहिए जिससे क्या कर सकें, हम हमारे टैंक्स को फिल कर सकें, अंडरग्राउंड टैंक्स को, और उस पानी को जब भी पानी की कमी हो समर्स में हम लोग इस्तेमाल कर सकें। दिस वाटर कैन बी यूज फॉर ऑलमोस्ट ऑल डोमेस्टिक पर्पस। रेन वाटर हम सारे ही डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड फॉर ड्रिंकिंग। हम इसको फ़िल्टर करके बॉयल करके ड्रिंकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर कैन ऑल्सो बी सेव्ड इन आवर होम्स बाय प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ वाटर। पानी हमारे घरों में भी बचाया जा सकता है। कैसे? पानी को ज़ाया करने से हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल पानी करते हैं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इसकी वजह से पानी की स्कैर्सिटी बढ़ती है। सेवरल स्मॉलर टास्क सच एज प्रॉम्प्टली फिक्सिंग लीक्स और ड्रिपिंग टैप्स, using a bucket instead of a shower, turning off tap while brushing teeth and washing hands go a long way in saving domestic water. अब हम कैसे करें पानी सेव हमारे घरों पर डेली बेसिस पर? तो हम लोग कोई लीकेज हो पानी में तो हमें जो नल वगैरह हैं उसके पाइप से उन्हें परफेक्टली अरेंज करना चाहिए, उसमें कोई लीकेज ना हो। ड्रिपिंग टैप्स लगाना चाहिए, जो ड्रिप कर रहे होते हैं, टपक रहे होते हैं, नल ख़राब हो जाते हैं, उनको सही करवाना चाहिए। हमें शॉवर की जगह बकेट लेना चाहिए, शॉवर में बहुत पानी वेस्ट होता है। टर्निंग ऑफ टैप, जब हम ब्रश कर रहे हों, हाथ धो रहे हों, तो हमें टैप को बंद कर देना चाहिए ब्रश करते वक्त। इससे भी क्या होगा, पानी सेव हो सकता है। हाउस होल्ड वाटर कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। हम घरों पर भी पानी को रिसाइकिल कर सकते हैं हमारे अलग अलग ज़रूरतों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वाटर फ्रॉम क्लीनिंग यूटेंसिल्स और वॉशिंग क्लोथ्स कैन बी यूज फॉर गार्डनिंग एंड क्लीनिंग फ्लोर्स। हम बर्तन धोते हैं, क्लोथ्स धोते हैं, तो उसी पानी को हमारे जो फ्लोर्स हैं, जब हम पोछा लगाते हैं, साफ़ करते हैं फ्लोर्स को, गार्डनिंग करते हैं, उस पानी को हम उसमें यूज़ कर सकते हैं रिसाइकिल कर। ये हमने कुछ वेरियस पर्पस पढ़े थे, प्रैक्टिसेस पढ़ी थी जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ा हमने, छतों पर हम लोग पाइप्स लगा देते हैं और टैंक्स में पानी को फिलअप कर सकते हैं। इरिगेशन में और जो एग्रीकल्चरल एरियाज़ हैं वहाँ हमें कैसे पानी को प्रिवेंट करना चाहिए हमने पढ़ा। और हमने बैंक्स बना लें, डैम्स बनाने से भी हम पानी को सेव कर सकते हैं। यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, वाटर एज ए प्रीशियस रिसोर्स। इसमें हमने फॉर्म्स ऑफ वाटर पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, वाटर साइकिल पढ़ी, सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़ा, सरफेस वाटर पढ़ा, जिसे हम ग्राउंड वाटर पढ़ा, जिसे हम एक्वीफर बोलते हैं। इनके यूसेस पढ़े कि कहाँ कहाँ ये नेचुरल वाटर, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्कार्सिटी पढ़ी, फिर नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन देखा हमने पेनिनसुलर इंडिया में, जहाँ जो नॉर्थ ईस्ट में जो माउंटेन्स प्रेजेंट है और रॉक्स जहाँ रॉकी सरफेस प्रेजेंट है वहाँ अंडरग्राउंड वाटर सेव नहीं हो पाता। पेनिनसुला पढ़ा हमने, पेनिनसुला के क्या है, ऐसा लैंडमास जो 3 तरफ से पानी से कवर हो, वो पेनिनसुला कहलाता है। स्कैर्सिटी पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ वाटर पढ़ा कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। थैंक यू।